हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि पूरी की पूरी वैदिक एज के बारे में। और आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि वैदिक एज जो है वो दो भागों में बटी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, आई होप कि आपको जितने भी सेशंस हम वेल डिजाइंड तरीके से और नए वाले बना रहे हैं वो भी अच्छे लग रहे होंगे। दो हमने आप लोग को वीओडी बैच भी प्रोवाइड कर रखा है, जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है वो उसको फॉलो करें। एंड कुछ लोग क्या करते हैं, वो पीडीएफ बार बार मांग रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी लोग पीडीएफ मांग रहे हैं आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि पूरे का पूरा एक साथ अगर कंपाइल्ड पीडीएफ डालूंगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग करके डाल दें, हर सेशन की अलग से डालें, तो आप बता दीजिए, फिर वो अलग अलग भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली तो जो है वो बहुत सारी पीडीएफ हो जाएंगी, उनको हैंडल आप भी पता नहीं कैसे करेंगे और हम भी कैसे करेंगे। बट जैसा भी रहे, अगर आप बोलेंगे कि पूरी की पूरी एक कंपाइल्ड एंशिएंट हिस्ट्री की पीडीएफ आ जाए तो वो आ जाएगी, है ना। क्लास नोट्स वाली पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपको बुक लेनी पड़ेगी। आपको कई बच्चों की कंप्लेन होती है कि उन्हें लिखना पड़ रहा है। भाई लिखना कुछ नहीं है, कुछ दिन का और इंतजार कीजिए और किताब आपके पास होगी। आपको कतई कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप लिखते ही रहेंगे तो फिर आपका तो टाइम खराब होगा। अभी आपको केवल और केवल वीडियो सेशंस देखने हैं और किताब का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, तो जैसे ही किताब आएगी आप लोगों को बता देंगे और वहीं पे आपका जो है पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इससे भी बहुत सारे सवाल पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये देखिए कि 1500 बीसी से 600 बीसी के पास चलेगी, लेकिन अगर इसको दो भागों में ही बांटना है तो आप देखिए कि एक हो जाएगा अर्ली, ठीक है, और एक हो जाएगा लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में और अर्ली का मतलब होता है पहले। ठीक है, ओल्डर भी कह सकते हैं, अर्ली भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो रहेगा ये ऋग वैदिक काल भी इसको बोल देते हैं। जो अर्ली वाला है इसको ऋग वैदिक काल भी बोल देते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला वेद और ओल्डेस्ट वेद है वो ऋग वेद ही है। और ऋग वेद जिस काल में था उस काल में और कोई भी वेद नहीं था। जी हाँ, ये आपको शायद हैरानी होगी कि बाकी सभी वेद जो हैं, 3 वेद जो हैं, वो यहाँ पे कंपाइल हुए हैं लेटर वैदिक काल में। पहले तो वो थे ही नहीं। जी हाँ जी, है ना। और ये वैदिक कल्चर को कौन प्रमोट कर रहा है, तो आर्यंस जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं। उनके बारे में भी हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि ये जो कल्चर चल रहा है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चलेगा। ठीक है, फिर 1000 से 600 बीसी तक जो चलेगा वो लेटर वैदिक पीरियड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है महाजनपद वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे और फिर तो ये चलता ही रहेगा वैदिक कल्चर जो है। और इसके ही पैरेलली फिर हम देखते हैं आगे बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आ जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आप देखिए कि जो वेद वर्ड आ रहा है, ये एक रूट वर्ड अगर इसका देखेंगे तो वो है विद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना। तो यहीं से जो है ये शब्द आता है वेद। और ऐसे ही आप देखिए कि वैदिक साहित्य जो है इसको मोटे मोटे तौर पे देखो तो दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक है मंत्र और दूसरे हैं ब्राह्मणा। ठीक है, और जितने भी मंत्र हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं या फिर सैक्रिफिशियल फॉर्मूला वो हमें ब्राह्मणा में देखने को मिलेंगे। ये ब्राह्मण वो नहीं है कि पंडित ब्राह्मण सोच रहे हो, वो नहीं, ये ब्राह्मणा बुक्स की बात हो रही है। और जो मंत्र है, मंत्र तो आपको पता ही है, मंत्रोच्चारण वगैरह आपने बहुत सुना होगा। ठीक है दोस्त, अब अपेंडिसिस जो है ब्राह्मणा की वो भी आगे फर्दर दो भागों में बटी हुई हैं। एक को कहते हैं अरण्यक, है ना, और अरण्यक को ही हम जो है फॉरेस्ट ट्रीटीज, है ना, या फिर जंगल के अंदर, जैसे आप समझिए कि ऋषि मुनियों के आसपास बैठ के जो उनके शिष्यों ने समझा, है ना, एक तरह से उस एंगल से आप इसको समझ सकते हैं। और ऐसे ही जो ऋषि मुनि थे उन्हीं के शिष्य जब उनसे क्वेश्चन आंसर करते थे कि ऋषिदेव ये कैसे होगा, गुरुदेव वो कैसे होगा, तो उन्होंने जो है आगे फर्दर और बहुत सारी चीज़ें सीखी। वो जो सीखी वो एक तरह से बने भावार्थ, है ना। तो वेदों के ही एक तरह से भावार्थ कह लीजिए, वो बने उपनिषद। ठीक है, जो शिष्यों ने बिल्कुल पास में बैठ के ऋषियों के सीखे। और अरण्य क्या हो गया, एक तरह से जो जंगल के अंदर सारी की सारी चीज़ें वो हो गई एक तरह से। और इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना सी आपको जान रखने की ज़रूरत है। अब देखो आप यहाँ पे जब भी हम वेद की बात करेंगे तो 4 तो वेद हैं और हर वेद को जो है 4 सब डिवीजन में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे, हम जो बात करेंगे पहले, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की करेंगे। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ यही वेद था और कोई भी तीनों में से वेद नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है मंत्रों की कैटेगरी फॉर्म्स द कोर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट एंड हैज़ 4 सेपरेट कलेक्शंस। तो ये जो है मंत्रों की भी आगे 4 सेपरेट कलेक्शंस वगैरह थी, वो
ठीक है, वो कुछ नहीं, ये एक तरह से वेदों की ही बात कर रहा है, तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों में। इसमें जो काम की चीज़ें मैं वो बताता हूँ जो पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है। ये सब कहानियाँ तो लिखी हुई हैं, इनको आप आराम से बैठ के पढ़िएगा। अब काम की चीज़ सुनिए कि क्या है ये पेपर में जो पूछता है ना। ये देखो जो 4 डिवीजन है ना, हर वेद की मैंने बोला 4 डिवीजन होती है। ऐसा नहीं है कि एक वेद ये बन गया, उसकी भी आगे वॉल्यूम्स होंगे अलग अलग, है ना, डिवीजन होंगी। तो वो आपको समझना है कि ये जो संहिता है ना, ये संहिता का जो है ये पेपर में बहुत बार बोला गया है, तो ये स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। इसको इधर नहीं करते, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, यहाँ कर देता हूँ। तो इस पे पेपर में बार बार आ रखा है। क्वेश्चन कैसा आ रखा है, वो बोलते हैं कलेक्शन ऑफ हाइम को क्या बोलते हैं, तो उसको संहिता बोलते हैं या संहिता बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी वालों के लिए भी मैंने पूरा का पूरा नीचे लिख दिया है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। इसके बाद आरण्यक की मैंने बात की थी, तो आरण्यक को कई बार देखिए कि पेपर के अंदर रहस्य के नाम से भी पूछा जाता है कि रहस्य किसको बोलते थे, तो आरण्यक को बोलते थे, ये ध्यान रखिएगा। या फिर आरण्यक को हम फॉरेस्ट बुक्स भी बोल देते हैं, रहस्य या फिर फॉरेस्ट बुक्स बोल देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी सेरेमनीज तो लिखी ही हैं, साथ में कुछ सैक्रिफाइसेस भी लिखे हैं और सिंबॉलिक सैक्रिफाइसेस भी लिखे हैं, है ना। सिंबॉलिक सैक्रिफाइसेस वो होते हैं जो केवल नाम से संबोधित है, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता कि उस चीज़ को सैक्रिफाइस किया जा रहा है, समझ गए। तो अगर मान लीजिए कि बोल दिया जाए कि घोड़े को काटना, तो ये एक तरह से एक ये हो सकता है कि ये किसी अलग चीज़ से इसको दर्शा रहे हो, ऐसा नहीं कि असली में घोड़े को काट दिया ना। सिंबॉलिक सैक्रिफाइस की बात हो रही है। चलिए फिर आगे जो हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, तो ये आते हैं ब्राह्मणा। ब्राह्मणा के अंदर क्या है, कमेंट्रीज ऑन रिचुअल सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस। ये पेपर में आ चुका है कि रिचुअल सेरेमनीज की कमेंट्रीज और सेक्रीफाइसेस के बारे में कहाँ लिखा है, तो आप बोलेंगे ब्राह्मणा में लिखा है। फिर इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद पे भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और मैंने पहले ही बताया कि सिटिंग बिसाइड को उपनिषद बोलते हैं, यानी कि सिटिंग बिसाइड वर्ड आपको याद रखना है कि ऋषि मुनियों के पास बैठ के जो उनके शिष्यों ने सीखा उसको हम बोल देते हैं कि उन्होंने जो अपने भावार्थ दिए उपनिषद हो गए। और इसके अंदर मेडिटेशन है, फिलोसफी है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, अगेन वही वाली बात है जो वेदों में लिखा है उसके भावार्थ टाइप आप समझ लीजिए। इसके बाद मैक्स मुलर ने एक चीज़ बताई थी कि उसने क्या बोला कि इंडस एंड इट्स 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज एंड सरस्वती। देखो ये जो है ये सारी की सारी जब कंपाइल हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएंगी, सप्त सिंधु बन जाएंगी। तो यानी कि मैक्स मुलर जो है ये सब बात बता रहा है। और इसके अलावा आर्यंस जो है एक रेस है, ये भी किसने बताया, आर्यंस जो है, आर्यंस को एक रेस भी मैक्स मुलर ही बताएगा, और सुपीरियर होता है, सुपीरियर रेस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये मैक्स मुलर ही कहानियां गढ़ रहा है यहाँ पे, समझ गए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चलेगा। ये अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, तो आगे इसी की ही पूरी की पूरी अब कहानी यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले देखिए कि ऋग्वेद काल के अंदर एक ही ग्रंथ है मेन, और ओल्डेस्ट ग्रंथ आप इसको बोल सकते हैं, ओल्डेस्ट ग्रंथ या ओल्डेस्ट वेदा इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। वो हो गया ऋग्वेद। अब यहाँ पे कलेक्शन के अंदर टोटल हाइम्स या सुक्ताज भी बोल देते हैं उनको, वो कितने हैं, है ना, तो भजन या सुक्त कह सकते हैं, 1028 जो है इसके अंदर हाइम्स हैं। इसके अलावा ये डायरेक्ट पेपर में सवाल आते हैं, एक भी आप छोड़ नहीं सकते, सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर कुछ भी छूटेगा तो समझ लीजिए कि आपके सीधे सीधे नंबर पेपर में कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी काम की ही चीज़ें लिखी है, एक भी मैंने एक्स्ट्रा या कचरा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है। इसके बाद कितने मंडल में डिवाइड होता है ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो 10 मंडल में ये डिवाइड होता है। और ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, सबसे पुराना जो है इसको धर्म ग्रंथ बोल सकते हो आप इसको। और इसमें क्या है कि इसके बहुत सारे जो है हाइम्स को या इसके स्क्रिप्ट्स को जो है यूनेस्को ने अपने एक ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड मेमोरी बुक बनाई, उसके अंदर संगठित किया है ना। तो ये जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और कब किया था यूनेस्को ने ये काम, 2007 के आसपास की बातें हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, ये तो ठीक है। रुचा कितने होंगे इसके अंदर, तो रुचा जो होंगे वो होंगे 10,600 वर्सेस, इसको बोल सकते हो 10,600 वर्सेस, ठीक है भाई। फिर ऋग्वेद जो है ये स्टार्ट कौन सी लाइन से हो रहा है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी शब्द है, तो अग्नि मेले पुरोहितम, ये शब्द जो है इसी से ऋग्वेद की स्टार्टिंग होती है, ये पूछा गया पेपर में, है ना। फिर इसके बाद 2 प्रीस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा मेंशन्ड है, इंपॉर्टेंट प्रीस्ट आप कह सकते हो, एक हैं वशिष्ठ और दूसरे हैं विश्वामित्र, ठीक है दोस्त। इसके अलावा
यहाँ पे देखिए कि इसके अंदर केमिस्ट्री की नॉलेज और मेडिकल साइंस की नॉलेज भी है। जैसे कि मैंने लिखा कि मेडिकल साइंस की नॉलेज भी है, तो यहीं से इसका उपवेद भी निकल के आता है। सिर्फ ये वेद ही नहीं होते, हर वेद का एक उपवेद भी होता है ना। जैसे आपका एक उपनाम भी होता है, तो एक नाम हो गया, एक उपनाम हो गया, है ना। ऐसे ही वेद हो गया, एक उपवेद हो गया, तो वो उपवेद जो होता है वो होता है आयुर्वेद इसका। तो ऋग्वेद का एक उपवेद डायरेक्ट अगर पेपर में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि आयुर्वेद को ही ऋग्वेद का उपवेद बोला जाता है। इसके अलावा जो गायत्री मंत्र है, जिसके अंदर विश्वामित्र नहीं आई थिंक लिखा है ना, अभी बताएंगे, सूर्य भगवान की पूजा के लिए रहते हैं, तो जो है गायत्री मंत्र भी इसी वेद में आपको देखने को मिलता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पहले भी गायत्री मंत्र के ऊपर पेपर में आ रखा है। चलो आगे आप देखिए कि जो तीसरी डिवीजन है या फिर मंडल कह लीजिए तीसरा, उसके अंदर जो है विश्वामित्र ने क्या लिखा है, गायत्री मंत्र लिखा है, जिसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और ये जो है ये सावित्री को डेडिकेटेड है। सावित्री कौन है ना, आपने वो बहुत कहानी भी सुनी होगी, सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए, है ना। तो वो सब पे अभी नहीं जा रहे हैं उस कहानियों में, बट कहने का मतलब ये है कि सावित्री को यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट भी बोला गया था ऋग्वैदिक काल में, तो ये भी एक गॉडेस ही है। इसके बाद 8th मंडल जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हैंड रिटन हाइम्स है ना, हाथ से लिखी हाइम्स है। अच्छा, पेपर में कई बार ये पूछ लेता है कि कौन से पत्तों पे ये लिखा करते थे, तो ये जो स्क्रिप्ट्स लिखा करते थे, है ना, इसको आप बोल सकते हो मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है लिखी कहाँ पे जाती थी, पाम लीफ पे, ताड़ के पत्तों पे जो है ये सारी की सारी लिखी जाती थी। ये शब्द याद रखिएगा, पाम लीफ, ताड़ के पत्ते। इसके अलावा ये जो हैंड रिटन हाइम्स थी 8th मंडल में, इनको क्या गया, खिल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, खिल के नाम से इनको वर्णित किया गया है। उसके बाद 9th मंडल में क्या लिखा है, गॉड सोम के बारे में लिखा है। आपको ये सब याद रखना है, एक भी चीज को छोड़ नहीं सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं। ऐसे ही 10th डिवीजन में पुरुष सुक्ता के बारे में बताया गया। अब ये पुरुष सुक्ता जो है, ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये शायद बाद में ऐड किया गया, क्योंकि पुरुष सुक्ता जो बता रहा है, ये बता रहा है कि 4 वर्ण हैं, है ना। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक तरह से इसने फिर क्या बता दिया, एक सोसाइटी की डिवीजन बताई। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग का ये मानना है कि ऋग्वैदिक काल में कोई भी डिवीजन नहीं थी, कोई भी कास्टिज्म नहीं था, है ना, ऐसी चीजें थी ही नहीं। ये जो है ये बाद में ऐड किया गया पुरुष सुक्ता, ऐसा बहुत सारे जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो मानते हैं। और ये अगर मानते भी हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम पे मिलावटें की हैं वेदों के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी बड़े महापंडित के पास जाएंगे, वो आपको यही शब्द बोलेगा कि बहुत सारी मिलावटें हुई हैं और आज आपके पास मिलावटी वर्जन बिल्कुल तैयार है ना। आप देख के बता नहीं सकते कि ये असली है या नकली है। आप रामायण उठा के देख लीजिए, वहां पे जो भी इन पंडितों ने उल्टे पुल्टे काम कराने थे, जो इनका खुद मन करता है वही भगवान से करा दो, है ना। तो इस तरीके से सारे के सारे काम चल रहे थे। लेकिन वहीं पे अगर आप इनको शुद्ध रूप में देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत आइडियल चीजें थी, बहुत सारे आइडियल ग्रंथ थे, लेकिन इनका जो मलिया मेट है बाद में बहुत गंदे तरीके से हुआ था, है ना। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था सारी की सारी, ऐसा बोला जाता है कि ये भी बाद में ही इसके अंदर ऐड की गई है, ये पहले नहीं थी, है ना। और अगर वर्ण व्यवस्था थी भी तो, क्योंकि देखिए लेटर वैदिक काल में जो है इसने पूरी पकड़ बनाई थी वर्ण व्यवस्था ने, और ऐसा बोला जाता है कि वहां पे तो भैया जन्म से वर्ण व्यवस्था डिसाइड हो जाती थी, जबकि अगर यहाँ पे थी भी वर्ण व्यवस्था तो वो कर्म से डिसाइड होती थी। ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। बट अभी मोटे तौर पे पुरुष सूक्ता कई बार पूछ लिया जाता है या फिर महासूक्त बोल दिया जाता है कि वो किस वेद में हमें देखने को मिलता है, तो हमें ये याद रखना है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको ऋग्वेद में ही मानना है, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ रियल बातें जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। इसके अलावा पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो ऋग्वेद को एक्सपर्ट हैं, जो इसको पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको एक शब्द है जो इसके ज्ञाता है उनके लिए होत्री शब्द का इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको क्या बोला है कि वेद जो है उसी में आगे जो उसके पार्ट्स बने अलग अलग, कि कोई उपनिषद है, कोई ब्राह्मणा है ना, कोई संहिता है, वो सब मैंने बताया। तो ऐसे इसका जो ब्राह्मणा है, ऋग्वेद का ही जो ब्राह्मणा टेक्स्ट है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, वो कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कोशिता की ब्राह्मण। ये भी आप याद रखेंगे बिल्कुल, जो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसके अंदर। जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए।
अब देखिए, ये तो मैंने ऋग्वेद के बारे में आपको बताई मोटी मोटी चीज़ें जो आपको ऋग्वेद को याद रखनी। वेद कितने मोटे होंगे और कितनी वॉल्यूम होंगे, है ना, लेकिन इतना वेद याद की जगह मैंने सिर्फ और सिर्फ एक या दो स्लाइड में पूरा वेद आपको पढ़ा दिया कि मोटे मोटे तौर पे आप वेद को इस तरीके से जान जाइए। और यहाँ से मेरे को लगता है काफ़ी आप लोग को ऋग्वेद के बारे में तो क्लियर हो गया होगा। अब हम ये समझते हैं कि ऋग्वेद की जो पूरी की पूरी सोसाइटी है, ऋग्वेदिक सोसाइटी भी कह सकते हो उसको या अर्ली वैदिक सोसाइटी भी कह सकते हो, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, ये दोनों एक ही बात है, प्रारंभिक वैदिक समाज। तो ये सोसाइटी कैसी थी वो आप समझते हैं। आप देखिए कि जब आर्यंस यहाँ पे भारत के अंदर बसे तो इन्होंने ही वैदिक कल्चर को शुरू किया और आर्यंस ने ही अपनी जो होती है ना गाथाएं, अपनी पोएम्स, अपने प्रोज, उनके अंदर जो है रामायण और महाभारत के बारे में भी डिस्कस किया। और ऐसा बोला जाता है, कोई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग की राय है, कोई कह रहा है कि तिब्बत से आए हैं, कोई बोल रहा है आर्कटिक सर्कल से आए हैं, बट कहीं से भी आए हैं, है ना, कोई कह रहा है सेंट्रल एशिया से आए हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो अपने अल्टीमेटली, क्योंकि मैक्स मुलर ने यही बोला कि सेंट्रल एशिया से आए हैं ना, तो बट मुद्दा यही है कि जहाँ से भी आए हैं ये एकदम फेयर हुआ करते थे और आकर इन्होंने यहाँ पे अपना गढ़ बना लिया और इन्होंने बोला कि रामायण और महाभारत हमारे जो है पूर्वज हुए हैं और वहाँ से ही सारी की सारी फिर चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन आप देखिए कि ये रियल इंडियन नहीं है, एक तरह से ये आउटसाइड से ही रहे हैं। लेकिन अब आज की डेट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप रियल हैं या आप आर्यन हैं। कैसे कंपेयर करेंगे आप? वो जो राखी गढ़ी में मिला है एक डीएनए, उसी से कंपेयर हो सकता है, लेकिन वो भी आप कितना करेंगे, है ना। तो वो जो मिल भी रहा है तो हमें कैसे पता कि वो रियल इंडियन का ही है, किसी का डीएनए, है ना, तो वो भी तो क्लैरिटी नहीं होती ना उस चीज़ की। बट एनीवेज, वो जो भी चीज़ है, कहने का मतलब है कि आर्यंस जो है ये रहा कैसे करते थे वो अब समझते हैं, हम उसी सोसाइटी के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रहना है कि उस टाइम पे जो सोसाइटी हुआ करती थी वो पैट्रियार्कल हुआ करती थी, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं फोटो के अंदर भी कि जो ये मर्द हैं एक तरह से यही पूरे का पूरा सोसाइटी को चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि औरत चला रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि औरत को बिल्कुल इक्वल दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरत को भी इक्वल दर्जा दिया जाएगा, लेकिन चलाएगा जो है वो मेल ही चलाएगा। ये नहीं है कि औरत को राजा बना दिया जाएगा, है ना। तो मेल ही जो है पूरी पूरी सोसाइटी को चलाएगा। घर का अगर मुखिया बनेगा तो वो सासू माँ नहीं बनेगी वो ससुर ही बनेगा, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो मोनोगैमी उस टाइम पे हुआ करती थी। अब आपको समझना है कि मोनोगैमी का मतलब है कि जो नॉर्मली शादियां हो रही है नॉर्मल घरों में, वो एक लड़की की एक लड़के से शादी हो रही है, ठीक है दोस्त। अच्छा, जल्दी से अगर कोई मेरे को ये बता दे कि अगर एक लड़की की, जैसे द्रौपदी का अगर ले लें एग्जांपल, है ना, एक लड़की की मल्टीपल हस्बैंड से शादी हो रही है, तो ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आप बताइए कि क्या बनेगा, है ना। द्रौपदी जो है उसको आप क्या कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मोनोगैमी, पॉलीगैमी के चक्कर में, उस एंगल से बताइएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग, इतने में आगे बताता हूँ आप लोग को। तो आप देखिए कि जो मोनोगैमी है, मोनोगैमी उस टाइम पे नॉर्मली प्रैक्टिस में हुआ करती थी, लेकिन जो चीफ हुआ करता था या फिर राजन हुआ करता था, इनका हेड हुआ करता था, वो पॉलीगैमी भी कर सकता था, है ना, उसको अलाउड था, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो आम जनता है वो मोनोगैमी किया करती थी, मतलब एक ही शादी करेगी। लेकिन हेड जो है वो चाहे 10 करे, 20 करे, 50 करे, 100 करे, उसका अलग बात हो गई। तो वो जो द्रौपदी वाला, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कि एक वीमेन के मल्टीपल हस्बैंड है, तो वो पॉलीएंड्री होता है, ठीक है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसके अलावा वीमेन स्कॉलर जो हुआ करती थी, पढ़ी लिखी औरतें जो हुआ करती थी उस टाइम पे, उनको क्या बोलते थे? ब्रह्मवादिनी बोलते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मवादिनी। फिर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कैसा होगा था? जैसे आज आप देखते हैं तो सबसे छोटे लेवल पे विलेज देखेंगे, है ना, विलेज के बाद डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका स्टेट आ गया, स्टेट के बाद पूरा इंडिया का नेशन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चलता है। तो इस टाइप यहाँ पे क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि ये एक हो गया घर, है ना, ये इस तरह से हो गया कुल, ठीक है, ये आपका खानदान हो गया, कुल हो गया, और पूरे घर का जो है कुलापा क्या हो गया, पूरे घर का जो है मुखिया हो गया, है ना। फिर कुल के बाद जो है इससे बड़े लेवल पे क्या बन गया, एक तरह से आपका विज बन गया, या फिर कहें कि विज और क्लैन बन गया, ठीक है दोस्त। फिर इससे बड़ा लेवल अगर बोलेंगे तो वो क्या बन गया, आपका जन बन गया। और ये जन भी हो कह सकते हो, इसको आप ट्राइब भी कह सकते हो, ठीक है, पूरा का पूरा कबीला भी बोल सकते हो। अब इसका जो हेड होगा उसी को क्या बोला जाता था? राजन बोला जाता था। तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये स्ट्रक्चर कैसे चलता था, है ना। ये एक तरह से मान लीजिए कि घर हो गया, घर के बाद एक गाँव हो गया, गाँव के बाद एक तरह से डिस्ट्रिक्ट होगी, इस तरीके से आप मान सकते हैं। और बाद में हम जाके देखेंगे कि जनपद बनते हैं, फिर महाजनपद बनते हैं, है ना, वो सब बाद की बातें लेटर वैदिक काल में। अभी तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर इस तरीके से ही हुआ करते थे, ठीक है भाई। और जो सबसे बड़ी यूनिट है वो जन ही हुआ करता था, जन से बड़ा कुछ नहीं होता था। ये आप देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट सोशल यूनिट है, ऐसा नहीं है कि इससे बड़ा भी कुछ निकल के आ जाएगा। यहाँ ऋग वैदिक काल में ये सबसे बड़ी यूनिट है ना। अगर पूरा का पूरा राज्य है किसी के पास तो उसको जन ही बोला जाएगा, सिंपल।
और इसके बाद कोई भी कास्ट डिवीजन उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। दो हमें वर्ण व्यवस्था फिर भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसा कि मैं उसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि ये बोला जाता है कि बाद में ऐड की गई है जस्ट टू जस्टिफाई कि लेटर वैदिक काल में भी है ना। और लेटर वैदिक काल में तो जो गंद मचाया है ना, आप देखिए कि उस टाइम पे जितने भी सुपीरियर ब्राह्मण थे, अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो अनाप शनाप था, जो गलत चीज़ें थी, वो वेदों के अंदर मलिया मेट किया है, वो आप देख सकते हैं ना। और 3 नए वेद भी उन्होंने गढ़े हैं उस टाइम पे, और उन वेदों के अंदर भी क्या क्या डाला है वो तो हम आगे चल के देखेंगे, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट क्या कर सकते हैं, दिस इज द रियलिटी, इसको कुछ नहीं कर सकते। और क्यों कर रहे थे वो भी मैं बताऊंगा, ये सब इसके पीछे चक्कर क्या थे, है ना, कहानियां भी सब बताऊंगा। बट मुद्दे की बात यही है कि ऋग्वैदिक काल के अंदर चीज़ें कहीं बेहतर थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीमेन की पोजीशन, तो आप देखिए ये सोसाइटी इगैलिटेरियन थी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है कि जहाँ पे वीमेन और मैन को जो है इक्वल दर्जा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि औरतों की कोई सुन ही नहीं रहा है या उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है ना, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। औरतों को इक्वल दर्जा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि घूंघट में घूम रही हैं औरतें और उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत बहुत बेहतर था कंडीशन। और वहीं पर कास्ट जो को आप वर्ण से मत कंपेयर करना। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फिश पकड़ने लग गया है ना, उस टाइम पे नए नए लोग आए थे, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी को कोई डिसाइड है कि कौन क्या काम करेगा। अब आप खुद सोचिए कि आप अगर 100 लोगों को मैं एक पूरे के पूरे आइलैंड पे छोड़ दूं, अननोन आइलैंड पे, तो मुझे नहीं पता ना कि आप में से वो जो 100 लोग हैं, हो सकता है कोई मछली पकड़ने का काम करने लग जाए, कोई लकड़ी काटने का काम करने लग जाए, वी डोंट नो ना, है ना, कोई पानी पिलाने का काम करने लग जाए, कोई कुछ भी अलग अलग काम, कोई नौका बनाने का काम करने लग जाए, ऐसा करके आप सोच सकते हैं ना, कोई रथ बनाने का काम कर रहा है। तो ऐसे ही उस टाइम पे सोसाइटी में अलग अलग लोग अलग अलग काम में लग गए, फिर उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी काम में लगे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो है नहीं कि वो IIT क्लियर करेंगे, है ना, आइंस के लिए क्लियर करेंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं ना उस टाइम पे। तो जो उनके माँ बाप कर रहे हैं वही बच्चे कर रहे हैं काम। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आगे चल के वो वर्ण तो बन गए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो वर्ण जो बन गए हैं तो यानी कि इसका बच्चा है तो वही ये काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो दूसरा काम भी कर सकता था। जैसे आप समझिए कि परशुराम जी हैं, है ना, तो परशुराम जी हैं जो वो ब्राह्मण हैं, लेकिन वो काम कौन सा कर रहे थे, क्षत्रियों वाला काम कर रहे थे, है ना। तो आप समझ सकते हैं ये पूरी की पूरी कहानी को कि यहां से मैंने जस्टिफाई किया। ऐसे ही आप देखिए कि विश्वामित्र जो हैं वो आई थिंक एक क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने वो काम छोड़ के उन्होंने ब्राह्मणिकल काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि आपका ऋग्वैदिक काल में उन्होंने गायत्री मंत्र भी लिखा है। तो यहाँ से ही हमें बहुत सारी चीज़ें ऋग्वेद में क्लियर होती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वर्ण व्यवस्था होने के बावजूद भी ये नहीं था कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो। जी हाँ, बर्थ के हिसाब से नहीं होती थी, कर्म के आधार पर होती थी। आप जो भी कर्म करना चाहें, चारों में से किसी भी जगह पे आप चले जाएं। एक तरह से 4 ये क्या हो गए, काम हो गए। तो ये 4 काम थे, इन कामों में से चारों में से कोई भी आप काम को चूज कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, और ये कहीं बेहतर अच्छा है, अच्छा स्ट्रक्चर माना जाएगा इसको, है ना। और अगर आप देखें कि आज की डेट में रिजर्वेशन की भी बात करें, तो रिजर्वेशन क्यों रखनी पड़ रही है, सिर्फ इसी वजह से रखनी पड़ रही है क्योंकि उस टाइम पे शूद्रों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ है लेटर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं हुआ है दोस्त, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को आप, है ना। इसके बारे में फिर आगे जो है लेटर वैदिक काल में भी बताऊंगा, लेकिन अभी मुद्दे की बात यही थी, ठीक है। इसके अलावा आर्यंस जो थे, यानी कि जिनको हम अर्ली वैदिक लोग बोल रहे हैं, ये करते क्या थे, तो ये एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन किया करते थे, यानी कि पशुपालन ये लोग किया करते थे। इसके अलावा खाते क्या थे, तो इनके बारे में कई बार पेपर में आ सकता है ये, और 1-2 बार पूछा भी गया है, तो आगे भी आ सकता है। इनको एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं आता था, कोई वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर नहीं था इनका, लेकिन 1-2 क्रॉप की खेती करनी आती थी, और उनमें से एक है यावा। यावा को क्या बोलते हैं, बार्ले या फिर जौ बोल देते हैं। तो ये यावा की खेती किया करते थे, ये अक्सर पेपर में आ सकता है, तो स्टार मार्क कर लो, ठीक है दोस्त। चलिए आगे। अब देखो कि क्योंकि मैं सोसाइटी के बारे में बता रहा हूं, तो जो आर्यंस आए उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आकर उन्होंने हड़प्पा वालों को मारा और यहाँ से भगाया है। तो जिन लोगों को भगा रहे हैं उनको उन्होंने नाम दिया था, उनको नाम दिया था दास, ठीक है। और यहीं पे ही वो किसको अपना एनिमी मानते थे, आर्यंस के एनिमी कौन थे, एनिमी ऑफ आर्यंस अगर आप बोलेंगे तो 2 लोगों को उन्होंने अपना एनिमी बोला। एक को बोला दास को और दूसरा बोला पानी को। पानी जो है वो लोग हैं जो यहाँ पे एक तरह से ट्रेडर थे या ट्रेडिंग का वर्क कर रहे थे उनको, ठीक है दोस्त। तो इन दोनों को ही इन्होंने जो है अपना दुश्मन बोला। और दास कौन थे एक तरह से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आर्यंस थे खुद वो पूरे पूरे वाइट कलर के हुआ करते थे, फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है।
क्योंकि इसी वजह से शायद मेरे को हो सकता है कि बीजी तिलक साहब ने ये बोला कि ये इतने ज़्यादा गोरे चिट्टे हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो ये हो सकता है आर्कटिक सर्कल से आए हो, नॉर्थ से आए हो, है ना। तो एनीवेज, तो इन्होंने ये खुद फेयर थे और ये जो रियल इंडियंस थे ये ब्लैक थे, जिनको इन्होंने क्या बोल दिया, दास बोल दिया। और यही लोग फिर आगे चलकर जो है इन्होंने इनको फोर्स किया कि इनके छोटे काम जो होते हैं, जैसे आप समझिए कि घोड़े की लीद साफ करना, है ना, गायों को चराना, मतलब बिल्कुल लो लेवल के जो काम है वो इन लोगों को दे दिए एक तरह से। और इनको क्या बोलना शुरू कर दिया, शूद्र। और इनका यही कहना मोटो था कि भैया ये शूद्र हैं जो हमारी सेवा करें, है ना। तो ये सब आगे चल के हुआ। अभी तो इनकी एनिमोसिटी है इनके साथ, यानी कि अभी इनकी मित्रता नहीं है, उल्टा मारकाट चल रही है। तो शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में यही होता है कि दास जो है एक तरह से इनके एनिमी हैं। और ये जो है फिर हो सकता है कि आगे चल के ये साउथ इंडिया में जाकर बस गए हों। आज देखिए आपके बहुत सारे साउथ इंडियन जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के नहीं है, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के है ना। इसमें कोई वैसा नहीं है कि मैं रेसिस्ट हूँ या कुछ है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, बट आप यहाँ मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ दोनों सोसाइटीज़ का, ठीक है। तो वो वहाँ से भी हमें एक आइडिया लगता है। तो थ्योरीज में कुछ ना कुछ प्रूफ होता है तभी थ्योरीज बनती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है विमेन की पोजीशन बहुत रिस्पेक्टेबल हुआ करती थी और विमेन को पूरा अधिकार था कि वो एक राइट एज में शादी करे। बाल विवाह नहीं हो रहे थे, है ना, कि बच्चे की शादी कर दी, बच्चियों की शादी कर दी। ये सब कचरा जो है लेटर वैदिक काल के अंदर शुरू हुआ है। लेकिन आप देखिए कि विमेन को पूरा अधिकार था, वो खुद अपने पति को चूज कर सकती थी। जैसे कि आप कई बार हमने देखा स्वयंवर होते थे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कोई नॉर्मल लोग भी होते थे जो वहाँ भी विमेन को अधिकार था। इसके अलावा जो है विमेन को अपनी से रखने का भी अधिकार था, अपनी बातें रखने का भी अधिकार था। और वो जो है बहुत सारी जो असेंबलीज के अंदर प्रोसीडिंग होती, जैसे कि असेंबलीज उस टाइम पे हुआ करती, सभा और समिति, इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो सभा और समिति के अंदर भी ये सभा और समिति जो चल रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि औरत अपनी बात नहीं रख सकती है। और बेशक से देखिए कि मुखिया तो आदमी ही है, लेकिन औरत अगर अपनी बात रखेगी तो अगर वो जेन्युइन बात इनको लगेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब हो सकता है कि एक औरत बाकी औरतों के हक की कोई बात कर रही हो, तो ऐसा नहीं है कि मुखिया जो है उसी सुन ही नहीं रहा है, तो ये इस तरीके से नहीं। लेकिन यहीं पे अगले चल के लेटर वैदिक काल में यही नीचता दिखाई गई कि विमेन की तो कोई सुन ही नहीं रहा है, जूती की नोक के बराबर रखा, नारी नरक का द्वार बना दिया उसको, ठीक है। तो इस तरीके से सारी का सारा खेल हुआ। तो सभा और समिति जो है इनकी बैठकें हुआ करती थी। ये सब अभी हम देखेंगे, ठीक है, वो पॉलिटी में देखेंगे, इसी की पॉलिटी में। अभी तो हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ऋग्वेद काल के अंदर ही 30 क्लैन हुआ करते थे, या फिर कहें कि 30 ट्राइब्स हुआ करती थी, जनजातियां हुआ करती थी, ठीक है। अब ये जो 30 जनजातियां हैं, इनमें से कुछ ही प्रमुख हुआ करती थी। जो प्रमुख है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, यहाँ आप देख सकते हैं। इनमें सबको याद करने की जरूरत नहीं है। और ये जो सभी प्रमुख जनजातियां हैं, इनको क्या बोलते थे, पंचजना बोलते थे, पंचजन या फिर पंचजना, ठीक है। अब इसमें से ये जो पंचजना में से केवल ये जो ग्रीन कलर की कर रखी है भरताज, ये याद रखना है। अब ये भरताज का क्या मतलब, भरत से आया है, ठीक है। तो वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि भरत ने यूं खोल के और शेर के सारे दांत गिन दिए। तो वो एक कबीले का सरदार है भरत, उसने किया है। इसको आप श्री राम के भाई भरत के साथ कंपेयर मत करना, दोनों अलग कैरेक्टर हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, कोई लेना देना नहीं है। तो और कई लोग को लगता है कि श्री राम का जो भाई है भरत, उसके नाम से भारत का नाम भारत आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भरत जो है ये यहाँ पे जो राजाओं की बात हो रही है ऋग्वेद काल में, वहाँ का एक राजा है, एक कबीले का राजा है भरत, और उससे हमारा जो देश का नाम रखा गया है भारत, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऐसा नहीं है कि भारत को यूं ही भारत बोल दिया, बहुत आप देखेंगे जब हमारा पूरा कल्चर इसके अंदर संगठित है, बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें हैं। एक देश का नाम रखना, उसका संविधान बनाना, फिर जो एम्बलम बनाना, है ना, प्रियम्बल बनाना, हर चीज़ जो है बहुत सोच के रखी गई है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। इसके बाद अब मैं बात करता हूं कि जो हेड होता था एक फैमिली का, हालांकि मैं बता चुका हूं, कुलापा कह लीजिए या कुलाप कह लीजिए, कुलापा या कुलाप, या फिर उसको ग्रहपति भी बोल देते थे, ठीक है। तो ग्रहपति किसको बोलते थे, एक फैमिली के अंदर जो सबसे एल्डर आदमी हो गए, जैसे दादाजी हो गए, है ना, तो वो सबसे जो एल्डर हैं वो क्या बन गए, हेड बन गए, उनको बोलते हैं कुलापा। लेकिन अगर परदादा जिंदा है, आज की डेट में तो बहुत कम होता है परदादा, लेकिन पहले हुआ करता था, है ना, क्योंकि पहले जो है लोगों की लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता था, तो परदादा का जिंदा होना आम बात होती थी, है ना। तो परदादा जो है एक तरह से वो हेड बन जाएगा, या फिर परनाना आपका कह लीजिए, वो हेड बन गया, है ना, इस तरीके से। और उस टाइम पे, और जो हेड बनेगा वो मैन ही बनेगा, वीमेन नहीं बन सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला कि सोसाइटी जो है पैट्रियर्कल है ना, पैतृक सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि फेमिनिन है, ठीक है।
लेकिन वीमेन को पूरी रिस्पेक्ट है, इसका कोई वो दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बच्चों की शादी नहीं करनी है, यानी कि नो चाइल्ड मैरिज। बाल विवाह नहीं कि बच्चा हुआ 8 साल का 10 साल की लड़की हुई उठा के उसका बाल विवाह कर दिया, वो नाजायज है, ऐसा नहीं होता था। लड़कियों को पूरा ग्रो करने का मौका दिया जाता था, उसके बाद वो खुद अपने हस्बैंड को चूज कर रही होती थी। और सती प्रथा जैसी घटिया और नीच हरकतें यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। ये ब्राह्मण्स ने केवल और केवल अपने फायदे के लिए कि लेडी जो है वो पूरा का पूरा सोना पहन के बैठेगी यहाँ आग में, और बाद में वो जो है पूरा का पूरा जो बंडल बन जाएगा सोने का, और वो ब्राह्मण जो है उसको उठा के ले जाएगा। सबसे नीच हरकत यही है। आप कभी इसको इमेजिन करके देखिए, अपने ऊपर समझ के देखिए, अगर लड़के हैं तो भी ये समझ के देखिए, तो आपको एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस फोटो को देखिए, है ना, और एकदम से ये इमेजिन कीजिए कि ये लेडी आप ही हो, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं। एक बार के लिए अपने सेक्स को भूलकर एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप ये लड़की हैं, है ना, और ये जो सिचुएशन को पूरी को इमेजिन करके देखिए, और आग लगाई जा रही जबकि आप जिंदा हैं। और आप आज की डेट में अगर सोच के देखेंगे तो कितना घटिया हरकत है कि एक इंसान जो जिंदा रह सकता है, अननेसेसरी उसको जलाया जा रहा है केवल और केवल अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। और इस तरह से खड़े हुए सब लोग देख रहे हैं, मजे मार रहे हैं यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि कितना अजीबोगरीब सी स्थिति है। अगर कोई व्यक्ति इसको जस्टिफाई करे तो उस जैसा दुष्ट व्यक्ति कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे समाज में कुरीतियां थी, अगर आप उनको भी जस्टिफाई करने लग जाए कोई उठ के, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। जिन लोगों ने, है ना, अब सीधी सी बात है, फिर कोई बोलेगा कि नहीं मैं तो इस फैमिली से बिलोंग करता हूं, ब्राह्मण फैमिली से, है ना, तो आपने कैसे बोल दिया। लेकिन आप ये समझिए कि कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति अच्छे हों, 100 के 100 अच्छे हों, ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। उसमें से 5 गंदे होंगे ही होंगे, है ना, 95 अच्छे हो सकते हैं। तो आप अपने आप को घटिया लोगों के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? अगर आप ब्राह्मण फैमिली से, तो आप ये बोलिए ना कि हम अच्छे वालों में से। आप क्यों बोलते हैं कि हम बुरे वालों में से, है ना? मैंने क्या बोला कि क्या पूरे भारत के लोग अच्छे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या पूरे अमेरिका के लोग अच्छे हैं? कभी भी नहीं हो सकता। ये सब चीजें ऐसे ही चलती है, ग्रे शेड में चलती हैं। आप उसको बिल्कुल इस तरीके से मत समझिए कि कहीं हमारी कास्ट के बारे में ऐसा बोल दिया। अगर आप उस एंगल से समझोगे तो आप गलत समझ रहे हैं, ठीक है दोस्त। और वैसे भी मैं ऋग्वैदिक काल में जो बता रहा हूं आपको, ऋग्वैदिक काल में तो वैसे भी ब्राह्मण कोई भी बन सकता है। यहाँ पे आप खुद समझदार हैं। आप देखिए कि मैंने क्या बताया अभी कि परशुराम जी जो कि एक ब्राह्मण है वो तो क्षत्रिय बने हुए हैं, और जबकि विश्वामित्र जो कि एक क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बने हुए हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पे सिचुएशन ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो आगे चल के हो रहा है ना भाई, मेरे जन्म से तुम्हें बना रहे हैं, तो तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि रियल में तुम कौन हो, है ना। तो रियल में यू नेवर नो कि रियल में तुम्हारे जो पूर्वज थे वो क्या काम किया करते थे। आप कभी डिकोड ही नहीं कर पाओगे दोस्त। कितनी पीछे जाओगे? आपको अपने दादा के दादा के दादा का नाम नहीं पता होगा, बाकी छोड़ो, है ना, इतना सा भी नहीं पता होगा, तो आप कहाँ इतने पीछे जाओगे। तो कोई भी बच्चा दिल पे किसी भी बात को मत ले। जो रियल फैक्ट्स है, मैं रियल फैक्ट्स के साथ आपको बात करूंगा। नहीं तो फिर क्या है कि छुपाना ही है अगर, तो फिर पेड कोर्स में छुपाने का चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा बात करते हैं ना पेड कोर्स के अंदर, तो है ना। और ये जो निशान लगा है इसका मतलब है क्रॉस, यानी ये नहीं थी सती प्रथा उस टाइम पे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा खेला क्या करते थे? डाइस, है ना, वो जो शकुनी वाली जैसे होगी यूं मेरे बच्चे है ना, वैसी वाली डाइसिंग। और चैरियोट रेसिंग किया करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं घुड़सवारी किया करते थे, घोड़ों की रेस किया करते थे। तो आर्यंस के बारे में तो जो चैरियोट रेसिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद जो है म्यूजिक, जी हाँ, म्यूजिक ये तो पुराना रहा है ना। म्यूजिक का नाता इंसान से बहुत पुराना है, चित्रकला का नाता इंसान से बहुत पुराना है। ये दो तो ऐसी लीजर एक्टिविटी थी जो लगभग आपको हर एरिया में देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद डांस भी कॉमन था बहुत ज़्यादा, और हॉर्स राइडिंग तो मैं बता ही चुका हूँ, है ना। और हॉर्स राइडिंग हर जगह पे नहीं थी, ये तो आर्यंस ने ही आके यहाँ पे शुरुआत की थी इसकी। तो यहाँ से ये भी पता लगता है कि जो हॉर्स है ऋग्वैदिक काल में एक इंपॉर्टेंट एनिमल माना गया है, ठीक है दोस्त। आगे भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे माना गया है। इसके अलावा अच्छा, कई बार ये भी दिमाग में होगा कि भाई जब आर्यंस ही यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, आर्यंस ही वैदिक कल्चर चला रहे हैं, तो रियल इंडियन कौन थे? तो रियल इंडियन भाई साउथ इंडिया में ही आप बोल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही हमें पता है कि जो साउथ इंडियन में बसे हुए हैं वही रियल इंडियन है, और वो भी देखिए उन्हीं भगवानों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर सोच के, तो उनके नाम अलग है। जैसे कि भगवान कुमार कार्तिकेय हैं, है ना, भगवान श्री कुमार कार्तिकेय भगवान शिव के बेटे हैं। लेकिन वो जो है वहाँ पे साउथ इंडिया में जाएंगे तो उनका नाम कार्तिकेय नहीं लेता है कोई भी, उनका नाम लॉर्ड मुर्गुन लिया जाता है ना, भगवान मुर्गुन। तो ये जो है नाम अलग हो जाते हैं वहाँ जब आप साउथ में जाएंगे। तो वो देखिए सिचुएशन अब ऐसी है, क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, पर क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। अपने को तो एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, बट कुछ कुछ रियल चीज़ें भी बताएंगे तो मज़ा एक बना रहता है क्लास में, और क्या।
आर्यंस फेयर हैं, इंडियंस डार्क हैं, ये सब बता चुका हूँ। और साथ में देखिए कि वर्ण व्यवस्था जो है वो मैंने आपको बता ही दिया। और बाद में चल के क्या होता है कि वर्ण व्यवस्था जो है लेटरली जो डिफीटेड डार्क पीपल थे, जिनको हरा दिया था इन लोगों ने, उनको फिर शूद्र ट्रीट किया गया बाद में चल के, ठीक है। तो शूद्र जो है एक तरह से बिल्कुल लो लेवल के लोगों को ट्रीट किया इन लोगों ने, डार्क लोगों को। अब यहाँ पे अर्ली वैदिक रिलीजन के बारे में जानते हैं, भगवानों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट जागेगा, आपको मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें जो चीज़ें लग रही होती हैं, चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे जब आप अर्ली वैदिक पीरियड को देखेंगे, ऋग वैदिक काल को, कि उस टाइम पे भगवान कौन हुआ करता था, किस भगवान की पूजा करते थे। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भगवान शिव जो हैं सुप्रीम थे, भगवान विष्णु जो है बहुत सुप्रीम थे, लेकिन जब आप जानेंगे यहाँ पे तो आप हैरान रह जाएंगे कि सभी भगवान ये थे ही नहीं, है ना, एक भी भगवान नहीं था इनमें से। तो आपको खुद लगेगा, कोई सोच रहा होगा नहीं तो फिर ब्रह्मा होंगे, तो ब्रह्मा भी नहीं थे। तो एकदम डिफरेंट था कहानी, अभी मैं बताऊंगा तो आपको मजा आएगा उसमें। और सबसे पहले तो ये जानना है कि लोग भगवान की पूजा कर क्यों रहे थे। तो भगवान की पूजा ये लोग इसलिए कर रहे थे ऋग्वैदिक काल के कि इनको एक अच्छी हेल्थ चाहिए थी, प्रोस्पेरिटी चाहिए थी, खुशहाली चाहिए थी। उस वजह से जो है कि परिवार में सब सुखी रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात है। तो वो सुख शांति के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए ये जो है भगवान को प्रेयर करते थे। लेकिन अब भगवान को प्रेयर तो कर रहे हैं, लेकिन किस भगवान की प्रेयर कर रहे हैं वही तो एक इंपॉर्टेंट है। तो जो थ्योरीज बताती हैं, और एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है कि शुरू में ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे ये केवल और केवल प्राकृतिक जो फोर्सेस हैं उनकी पूजा होती थी। प्राकृतिक फोर्सेस या प्राकृतिक शक्तियाँ कौन सी होती हैं, आप खुद सोच के बताइए। जैसे बारिश एक प्राकृतिक है ना, ऐसी तूफान हो गया, सूरज हो गया, ये जो है ये प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, इनकी जो है रेन, स्टॉर्म, सन, इनकी जो है पूजा हुआ करती थी उस टाइम पे। इसके अलावा अगर आपको और डेप्थ में जानना है तो जैसे आप कह लीजिए तो इंद्र इनके सबसे मेन भगवान थे, फिर अग्नि, वरुण, मित्र, दयूज, पुषान, यम, सोम, ये जो हैं यही इनके जो हैं मेन भगवान हुआ करते थे। और यहाँ पे कहीं भी आपको ये पूरी लिस्ट के अंदर ना तो भगवान विष्णु का नाम दिखाई दे रहा है, ना भगवान शिव का नाम दिखाई दे रहा है, ना ही ब्रह्मा का नाम दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ महाज्ञानी आएंगे, ये देखिए, ये जैसे मैंने यम की फ़ोटो लगा दी, इंद्रा की फ़ोटो लगा दी, तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा देख के, है ना। कुछ महाज्ञानी आएंगे, वो उठ के बोलेंगे अरे अरे आपको नहीं पता शिव का नाम था। तो शिव नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है वैदिक काल के अंदर, ठीक है। आपको ये आपके भ्रम को दूर कर देता हूँ। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वो रुद्र लिखा हुआ है, जी हाँ। तो अब आप बोलेंगे कि नहीं शिव जी ही रुद्र हैं। हु नोज भाई, कैसे पता लगेगा ये चीज़ का? हु कैन डिफाइन दिस? कैसे बता रहे हो आप ये बात? वी डोंट नो ब्रो। देखो थोड़ा सा समझो इन चीज़ों को। अगर आप उन्हीं को शिव बोल रहे हैं तो फिर यहाँ पे रुद्र है। और आपको ये भी बता दूं कि रुद्र जो है यहाँ पे एक स्मॉल डेटी हैं, यानी कि छोटे भगवान है। यहाँ ऋग्वेद काल के लोग जो है उनको बड़ा भगवान नहीं मानते हैं, जी हाँ, यही खेल है। और बाकी तो छोड़ो, ये तो फिर मैंने एक छोटी बात कर दी, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का तो जिक्र ही नहीं है, और शिव नाम का भी जिक्र नहीं है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। गलती से भी वहाँ पेपर में कभी मार्क मत कर देना इस चीज़ को। इसके अलावा आप देखिए, मैंने मेल भगवान तो बता दिया, इंद्र, वरुण, अग्नि, है ना, लेकिन फीमेल भगवान भी हैं कुछ, लेकिन बहुत कम है। मेल भगवान ही ज़्यादा है इनके, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो उषा, सरस्वती, पृथ्वी, और साथ में ही आप इसके एक सावित्री भी लिख लीजिए। सावित्री भी ये गॉडेस इनकी हुआ करती थी। और साथ में अगर आप ध्यान से देखें, या हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए जो थंडर बोल्ट के भगवान है या स्टॉर्म के भगवान है, उनको बोला जाता था इंद्रा, ठीक है। और ये जो इंद्र हैं यही इनके मेन भगवान हुआ करते थे। और इनको एक और नाम दिया गया पुरंदर। तो ये पुरंदर नाम से भी कई बार पेपर में आ सकता है, आ भी चुका है एक्चुअली में इनफैक्ट में। तो आपको ध्यान रखना है कि मेन भगवान हो गए इंद्र, और इन्हीं का नाम है पुरंदर। फिर जो दूसरे भगवान है वो कौन से हैं इनके मेन, वो है अग्निदेव। अब अग्निदेव जो हैं वो क्यों मैं बोल रहा हूँ मेन है, तो आपको समझना ये है कि अग्निदेव जो है ना वो एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं इंद्रा से। समझो इस चीज को कि ऊपर के जो भगवान है, स्काई के जो में बैठे जो भगवान है, इनका यही मानना था, है ना, कि ऊपर स्काई में भी कोई भगवान रहते हैं। इनको थोड़ी पता था कि ऊपर आज इंसान चांद तक भी पहुंच जाएगा। तो आज बातें अलग हैं, उस टाइम पे अलग हुआ करती थी। तो ये यही मानते थे कि ऊपर स्काई में भी भगवान है, और बिजली चमक गई तो इनके लिए तो कुछ खतरनाक खेल हो गया। इनको तो बहुत अचंभा होता था बिजली चमकने से, है ना। वो भगवान की पूजा में लग जाते थे कि कहीं कुछ हो ही ना जाए। तो ऐसे आप समझिए
कि जो अग्निदेव है ये एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं, एक मीडियोकर हैं इंसान के और ऊपर वाले भगवानों के बीच में। यानी कि अग्निदेव क्या करेंगे कि नीचे के जो इंसान हैं इनकी जो मुराद है वो अपनी धुएं के साथ ले जाएंगे ऊपर आसमान तक और ऊपर वाले भगवानों को बताएंगे। ऐसा ही सोचा करते थे दोस्त ये लोग, है ना। इसके अलावा इंटॉक्सिकेट प्लांट उस टाइम पे जो हुआ करता था उसको बोलते थे सोम, ये आपको ध्यान रखना है। एंड एक होता था कॉस्मिक ऑर्डर, या फिर कहें कि ऋतुओं के जो देवता हैं वो जो है वरुण हुआ करते थे, वरुण गॉड। फिर इसके अलावा रोड, हर्ड्समैन और कैटल गॉड जो हुआ करते थे, पशुओं के भगवान एक तरह से, या फिर शूद्रों के भगवान भी कह दीजिए, तो वो जो है हम पुशान गॉड को बोला करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुशान गॉड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्टार मार्क कर लो। इसके अलावा एक स्काई के गॉड होते थे, जो कि बोला जाता है कि ये जो स्काई आकाश के गॉड हैं ये जो है ये पृथ्वी इनकी जो है वाइफ है और बाकी सब इनके बच्चे हैं ना। तो जितने भी हैं आप देखेंगे कि सूर्य भगवान है, इंद्र भगवान है, ये सब इनके बच्चे माने जाते हैं एक तरह से। तो इनको एक तरह से जूस भी बोल सकते हैं, अगर आप ग्रीक गॉड में देखेंगे तो जूस से कंपेयर कर सकते हैं। तो स्काई गॉड क्या है, ड्यूज हैं, ठीक है। और ये हैं हस्बैंड पृथ्वी के, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और फादर ऑफ ऑल गॉड्स एक तरह से इनको कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो गॉड ऑफ लाइट है वो क्या है, सावित्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड मेरे को दीजिए, बस एक सेकंड रुकिए, एक चीज़ कुछ कंफर्म है, एक सेकंड रुकिए, एक अर्जेंट चीज़ है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कुछ। हो चलिए ठीक है, कुछ अर्जेंट था, एनीवेज कर दिया, निपटा दिया मैंने। चलो आगे, अर्ली वैदिक काल के अंदर ही आगे अगर हम देखेंगे, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि टेम्पल उस टाइम पे बनाते होंगे, है ना। जैसे आज की डेट में आप देखिए कि टेम्पल्स बनाते हैं, मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, तो उस टाइम पे, और स्पेशली आपको लगता होगा कि मूर्तियों की पूजा करते होंगे, लेकिन आप देखिए कि किसकी मूर्ति बनाएंगे भाई, नेचुरल फोर्सेस की पूजा वो लोग कर रहे हैं। तो ये लोग ना तो टेम्पल बनाते थे और ना ही किसी मूर्ति की पूजा करते थे। और आप आगे चल के देखेंगे तो गुरु नानक देव ने भी मूर्ति की पूजा का खंडन किया, जैनों ने भी, और बुद्ध ने भी जो है मूर्ति की पूजा का खंडन ही किया था, है ना। बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट कि इसको आप कैसे भगवान मान लेते हैं, उसमें भी बहुत फ़र्क है एक्चुअली में, वो थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। आपको कुछ ऐसे समझना है कि अगर आप मूर्ति को ही भगवान मान रहे हो तो गलत है, अगर आप मूर्ति को भी भगवान बोल रहे हो, है ना, तो फिर सही है। यानी कि मूर्ति में भी भगवान हो सकता है, बिल्कुल है, वो तो कण कण में विद्यमान है, लेकिन आप बोले कि मूर्ति के अंदर ही भगवान है तो वो गलत है। बस इस तरीके से अगर आप समझ लेंगे कंसेप्ट को तो सही है, नहीं तो फिर ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि वो मूर्ति एक तरह से क्या होगी, निराकार के पास पहुंचने का एक साकार मीडियम है। ठीक है भाई, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, आप उस चीज़ के थ्रू पहुंचिए, है ना। तो जैसा भी आपको उचित लगता है, अल्टीमेटली क्या है कि मुद्दे की बात है, अगर आपके मानसिक तौर पे आपको बल मिल रहा है ना उस चीज़ से, तो आपके लिए सब सही है। इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू देन इट इज़ गुड फॉर यू, सिंपल सी बात है। अगर ये आपके लिए सही नहीं चल रहा है तो ठीक है, फिर मत करिए, सिंपल सी बात है। और क्या नुकसान है, अगर आप मूर्ति की पूजा कर भी रहे हैं तो उससे कौन सा कुछ ऐसा पहाड़ टूट जाएगा, है ना, कोई बड़ी भी बात नहीं है। बट कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब उसके आगे, मूर्ति के आगे हाथ जोड़ें तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें भी भगवान है इसलिए जोड़ रहा हूँ, ना कि यही भगवान है, बस। तो फिर बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो है सरस्वती, ब्यास और सतलुज, ये 3 रिवर इंपॉर्टेंट जो है, इनकी ये लोग वर्शिप किया करते थे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्त कि ये पेपर में आया था और उसमें ब्यास और सतलुज लिखा हुआ था, ठीक है। तो ब्यास और सतलुज लिखा है तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये एक बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन सी नदियों को पूजते थे, या उनको कह सकते हैं कि गॉडेस मानते थे एक तरह से, है ना, देवी का रूप मानते थे। तो गॉडेस जो है इन 3 रिवर्स को मान रहे हैं। लेकिन वहीं पे
होली रिवर की बात करेंगे, पवित्र नदी की बात करेंगे अगर सिर्फ, तो पवित्र नदी में जो है केवल एक नदी का नाम लेंगे, वो है सरस्वती। लेकिन अगर देवियों की बात करेंगे तो इन 3 नदियों को देवी माना जाता था। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद जो इनका होली एनिमल होता था, है ना, पवित्र सबसे एनिमल जो है वो काऊ को जो है माना जाता था और बोला जाता था ये नॉन पेरिशेबल एनिमल है, ये इसका कभी नाश नहीं होता किसी भी तरीके से। इस तरीके से ये लोग मानते थे। और सारी इकोनॉमी गाय से ही चल रही होती थी, है ना, वो आगे बताऊंगा आपको मैं। और इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन रुद्रा के बारे में मेंशन है, जिसको आज की डेट में लोग बोल देते हैं कि यही शिव है। ठीक है, आप बोल देते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे रुद्रा लिखा हुआ है, शिव नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा ये लोग जो है होनोथिज्म या फिर कहें कि कैथनोथिज्म की पूजा किया कर रहे हैं, या फिर कैथनोथिज्म में बिलीव कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये शब्द आपको याद रखने हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिए, मैंने यहाँ भी लिख दिए। ये एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये होता है कि आपका विश्वास जो है एक ही भगवान में है, लेकिन भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग अवतार हैं, आप इससे मना नहीं कर रहे हो। ठीक है, यानी कि भगवान एक है, आपका विश्वास इसी चीज़ में, लेकिन बाकी के भगवान भी हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि मोनोथिज्म की बात नहीं कर रहे। मोनोथिज्म एक डिफरेंट है। मोनोथिज्म मतलब एक ही भगवान है, एक ही की पूजा है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम जो है इंडियंस वो बोलते हैं होनोथिज्म और कैथनोथिज्म में बिलीव करते हैं, यानी कि भगवान एक है, उसके बहुत सारे अवतार भी हो सकते हैं, हम ये भी बोलते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। चलिए, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ अर्ली वैदिक पॉलिटी की। अर्ली वैदिक पॉलिटी के अंदर क्या होता था, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक पूरे का पूरा जन होता था, है ना। जन के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि पहले विज, फिर उसके ऊपर जो है जन हो जाता था। ठीक है, विज और उसके ऊपर क्या हो गया, जन हो गया। ठीक है, अब जन का जो पूरा का पूरा हेड होता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे हम राजन। राजन, ठीक है, राजन। और साथ में देखिए कि उस टाइम पे 2 तरह, ऐसा नहीं था कि ये जो राजन है सारी के सारे कंट्रोल इसी के हाथ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 2 एक तरह से आप कह लीजिए समिति और सभा, 2 यूनिट्स हुआ करती थी जो इसकी हेल्प किया करती थी डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं कि ये इंडिपेंडेंट है कि सारी चीज़ें खुद ही कर रहा है। इसको कुछ ऐसे समझिए आप कि आज अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, है ना, तो प्रेसिडेंट साहब इंडिपेंडेंट नहीं है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। उनके नीचे क्या है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो ये दोनों जो है अब जो भी बिल पारित करेंगी तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब अपनी मोहर लगाएंगे, कुछ ऐसा समझ लीजिए उस टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 2 तरह की हैं, एक है समिति, एक है सभा, है ना। एक विधाता भी होती है, उसके बारे में भी बता दूंगा, बट मेन जो है आप सभा और समिति के बारे में याद रखिए। अब सभा के अंदर क्या होता है, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ना, या कोई नोबल लोग हैं, वॉरियर्स हैं, कोई स्पेशल लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको जो है वो सभा में स्थान दिया गया था। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज की डेट में राज्यसभा हो गई, है ना। तो राज्यसभा में भी आप देखिए कि जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं उनको स्थान दिया जाता है ना, एक अलग से सेक्शन रखा हुआ है राज्यसभा में, वैसे ही आप इसको मान लीजिए। फिर इसके बाद समिति क्या होती थी, जिसमें लोग होते थे, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। इसका मतलब है कि लोगों से चुने गए जो लोग हैं, है ना, जैसे आज की डेट में आप देखिए कि एमपीज वगैरह है ना, वो जा रहे हैं, तो वो एक तरह से लोगों ने ही तो चुने और वही तो आगे आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो लोग होते हैं समिति के अंदर। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे विधाता के अंदर देखिए सभी लोग होते हैं, विधाता के अंदर सभी लोग होते हैं। विधाता के जो हेड होगा वो किंग होगा, या वहाँ उस पूरी ट्राइब का चीफ होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली चीफ का काम क्या है, पूरी की पूरी कम्युनिटी की रक्षा करना, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ट्राइबल चीफ का काम बेसिकली प्रोटेक्शन है, जन की प्रोटेक्शन करना और उनके कैटल्स की प्रोटेक्शन करना एनिमीज से। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्त, इसके बाद गण और परिषद भी होते थे, तो वो सब तो ये वही सब बातें हैं कि एक तरह से रिपब्लिक वाली बात हो रही है। ये आप देखिए कि मोटे मोटे तौर पर रिपब्लिक ही तो हो रहा है सारे का सारा क्रिएट, कि ऐसा नहीं हो रहा कि एक व्यक्ति की चल रही है, सब पूरा सिस्टम जैसे भारत के अंदर है ना, वैसे डेमोक्रेटिक एक सिस्टम सा क्रिएट हो रखा है। तो इस तरीके से ये सब अपनी अपनी से रखते थे और फिर जो है आगे पूरी की पूरी बात रखी जाती थी। और मैंने पहले भी बता दिया कि वीमेन इसका पार्ट हो सकती थी, ऐसा नहीं है कि वीमेन जो है इनका किसी भी सभा का पार्ट या समिति का पार्ट नहीं हो सकती, वीमेन भी इसका पार्ट हो सकते हैं, लेकिन राजा वीमेन को नहीं बनाया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए मोटे तौर पे तो आई थिंक हो ही गया है इसके बारे में, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब मैं यहाँ की अलग अलग पोस्ट के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि इनको हेल्प करने के लिए राजा को एक होता था पुरोहित, है ना। पुरोहित जो है एक तरह से धर्म के मैटर्स जो होते हैं उसके अंदर सलाह देगा, है ना। मुखिया एक तरह से हो गया, सलाहकार हो गया पुरोहित, आप इस तरीके से उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेनानी हो गया वो आर्मी के अंदर हेल्प करेगा। कुलपा, ग्रामीणी, तो ये एक तरह से आप समझिए कि
जो गांव लेवल पे एक तरह से हेड हो गए, है ना, और एक कुलापा हो गया जो फैमिली का हेड हो गया, ग्रामीणी जो हो गया एक तरह से गांव लेवल का हेड हो गया। तो ये सब क्या है, एक तरह से राजा की एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करने का काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं एक तरह से, जैसे आज की डेट में हो गया, है ना। आप देखिए कि हर चीज़ का मिनिस्टर अलग है, फिर उसके नीचे पुलिस का काम अलग है, कोर्ट का काम अलग है, तो इस तरीके से डिविजन्स हैं और कुछ नहीं है। उसके बाद आर्यंस की जो मेन ऑक्यूपेशन आप बोलेंगे ऋग्वैदिक काल में, तो वो है कैटल रियरिंग, ठीक है, पशुओं को चराना, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो इनकी वेल्थ है, इनकी वेल्थ का पता कैसे लगता था, वो कैटल से ही पता लगता था, जिसके बाद जितने ज़्यादा पशु वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता है। और स्पेशली पशुओं में भी गायें अगर आपके पास है तो, ठीक है। तो जितने भी वेल्दी लोग थे उनको, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था गोमत। ये पेपर में आ चुका है कि वेल्दी लोगों को किस नाम से जाना जाता था वैदिक काल में, तो गोमत के नाम से जाना जाता था, ये याद रखिएगा। उसके अलावा काओ को किस नाम से जाना गया, तो उसको अघन्य बोला गया, नॉट टू बी किल्ड, ठीक है। तो काओ को क्या बोला गया, नॉट टू बी किल्ड, यानी कि अघन्य, जिसको कि किल नहीं करना है। और लेकिन कमाल की बात मैं बताता हूं, काओ को किल तो नहीं करना है, लेकिन यहां नीचे देखिए गेस्ट का नाम पे लिखा वो गोघन, ठीक है, काओ किलर। आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ कि गोघन जो है, यानी जो अतिथि आया, जब गेस्ट आया, क्या आके वो गाय को मार देता था, ऐसा होता था क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता था। आप देखिए कि आज की डेट में जैसे जो है गाय की पूजा होती है ना, तो हिंदू धर्म में तो यही बोलते हैं कि गाय को नहीं खा सकते आप, लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा है वो भी आप समझिए कि आर्यंस क्या कर रहे हैं। अगर कोई बहुत स्पेशल गेस्ट आया, ये नहीं कि टुच्चा मुच्चा गेस्ट आ गया उठ के, स्पेशल कोई व्यक्ति आया है अगर घर के अंदर, तो उसके लिए जो है गाय का मांस बनाया जाएगा। आर्यंस का यही रूल हुआ करता था, यानी वैदिक लोगों का जो है, वैदिक लोग यही किया करते थे। वैसे तो सारी इकोनॉमी गाय से चल रही है, गाय को किल नहीं करना है, लेकिन क्योंकि वो स्पेशल गेस्ट है तो उसको कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। तो सबसे कीमती पशु इनके पास क्या है, गाय ही है, और इसीलिए गाय को मारकर बनाया जाता था और उसका मांस जो है उस पशु को परोसा जाता था, इसीलिए उसको गोघन बोलते थे, यानी कि जो है गौ का हत्यारा, ठीक है। उसके आने पे क्योंकि इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, गौ का मांस खिलाना पड़ेगा उसको, तो गाय को काटना पड़ेगा, इस वजह से, ठीक है दोस्त। इसके बाद जो बैटल होते थे वो भी गायों के लिए होते थे और पशुओं के लिए होते थे, और इन बैटल को जो लोग लड़ते थे उनको क्या बोलते थे, गविष्ठी बोलते थे। तो गविष्ठी जो शब्द है ये याद रखिएगा। इसके अलावा सर्च फॉर काउज को भी गविष्ठी बोला जाता है, यानी कि गायों की सर्च करने को भी गविष्ठी ही बोला जाता है। तो गायों की सर्च करने का यही मतलब है कि गाय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, कुछ और वर्ड भी हैं जिनको आप याद रखना चाहे रखिए, नहीं रखना चाहे ना रखिए, वो भी इसी का ही एक तरह से सिनोनिम कह लीजिए, गोशु, गोजित, गोविद, गोविंदु, गवेषणा, लेकिन मेन जो है गविष्ठी है, ठीक है। उसके बाद डॉटर जो होती थी, बेटी जो होती थी, उसको क्या बोला जाता था, एक सेकेंड, हाँ, उसको दुहित्री बोला जाता था, ठीक है, मिल्चर ऑफ काउज। अब समझना इस चीज को, एक तरह से आप समझिए कि ये डॉटर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था शब्द दुहित्री, क्योंकि आप देखिए जैसे आज की डेट में क्या बोलते थे, हमारी लड़की तो एकदम गऊ है, ऐसा समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से भी जो है डॉटर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जो एक तरह से मिल्कर ऑफ काउस कह लीजिए कि जो गाय का दूध दूहते थे उनके लिए भी ये इस्तेमाल होता था, तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता था। इसलिए कंफ्यूज मत कर देना, पेपर में जो मोस्ट प्रोबेबली आएगा वो यही आएगा कि मिल्कर ऑफ काउस या मिल्चर ऑफ काउस के लिए यूज हो रहा है, तो आप दुहित्री शब्द लिख देंगे। इसके बाद जो है काम इनका क्या था, फार्मिंग करते थे, कारपेंट्री, स्पिनिंग, गोल्ड स्मिथ, पोट्री, ट्रेड, ये सब जो है इनका किया करते थे, और साथ में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया करते थे। ये आपको शब्द ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी मेटल वर्क वगैरह किया करते थे। तो जो कॉपर और ब्रॉन्ज को ये लोग क्या बोला करते थे, अयास बोला करते थे। ये शब्द एक ध्यान से रखिएगा, इंपॉर्टेंट, अयास, ठीक है। कॉपर और ब्रॉन्ज को ये बोलते थे अयास। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सोने के, वैसे तो ये देखिए बार्टर सिस्टम का ही इस्तेमाल किया करते थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आपको 1 किलो चावल चाहिए तो आप दूसरे को अपनी 1 किलो गेहूं दे दीजिए, वो अपने 1 किलो चावल आपको दे देगा। लेकिन ये एक घटिया मीडियम है, क्योंकि हो सकता है कि आज की डेट में जैसे आप समझिए कि हो सकता है कि चावल का रेट कहीं ज़्यादा हो और गेहूं का रेट कहीं कम हो, तो फिर अगर दोनों 1-1 किलो देना तो वो सही सिस्टम नहीं है। और हो सकता है कि आपको चावल चाहिए ही नहीं, है ना, तो ज़बरदस्ती आपको कोई चावल देगा तो आप क्यों लोगे, तो वो एक इशू क्रिएट हो जाता है। इसलिए जो है ये बार्टर सिस्टम अच्छा नहीं माना जाता था। दो बाद में इसके अंदर एक करेंसी भी आ गई थी, और वो करेंसी कौन सी थी, उसको बोलते हैं निशिका, निष्का या निशिका। पहले ये जो है गले के हार को बोला जाता था कि ये निष्का पहन रखा है इसने, लेकिन बाद में जो है ये करेंसी बन गई, तो एक सिक्का इन्होंने चलाया जिसका नाम निष्का रख दिया, ठीक है दोस्त। इसके अलावा घोड़ा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल
माना जाता था, जैसे पहले भी बताया कि चैरियोट्स के अंदर यूज होता था, घुड़सवारी माना जाता था, है ना। फिर इसके बाद फूड ग्रेन्स कौन सी इस्तेमाल करते थे, तो गेहूं और जौ जो है ये इस्तेमाल किया करते थे। तो एक तरह से गेहूं के जस्ट पहले बनने वाली स्थिति को ही जौ आई थिंक कहते हैं। तो एनीवेज दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। फिर मेटल अगर ये बोले तो आयरन लेकर आए थे, ये आपको ध्यान रखना, साथ में कॉपर भी इस्तेमाल करते थे। फिर जो पानी होता है, पानी व्यक्ति किसको बोलते हैं, तो ये एक तरह से ट्रेडर को बोल दिया जाएगा। अगर सरल भाषा में बोलूँ तो जो व्यापार कर रहा है, बिजनेसमैन है, उसको एक तरह से ये लोग पानी कह देते थे, ठीक है। और वेक नोट ये पेपर में आ चुका है, वेक नोट के बारे में स्टार मार्क कर लीजिए, ये एसएससी में भी आ सकता है, एक अलग एग्जाम में आया था लेकिन एसएससी में भी आ सकता है। तो वेक नोट जिसको यूजूरी बोल देते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये क्या है, एक तरह से ब्याज पे पैसा देने वाले को बोलते हैं, शाहूकार टाइप हो गया। और जो दे रहा है उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, है ना, ये तो हो गया कि लैंडिंग ऑन इंटरेस्ट, एक तरह से ब्याज पर पैसा देने को तो बोलते हैं वेक नोट। लेकिन जो व्यक्ति दे रहा है उस पैसे को, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, जैसे इसको बोलेंगे शाहूकार, एक तरह से कह लीजिए, उस शाहूकार को क्या बोलेंगे, कुसीदिन बोलेंगे, ठीक है, यूशूरर। फिर इसके बाद नीला लोहिता, नीला लोहिता क्या होता है, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। एक तरह से आप समझिए कि ये लोग जो है, जैसे हड़प्पा वाले क्या करते थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो काले रंग के रंगते थे, ये ग्रे रंग के रंगते थे, और उसी को ये नीला लोहिता बोलते थे। फिर इसके बाद जो है आप देखिए कि हड़प्पा के और वैदिक के जो हैं बहुत ज़्यादा पैरेलल हमें निशान मिलते हैं, वो मिलते हैं भगवानपुरा साइड पे, ठीक है, चंडीगढ़ के पास यही। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक सोसाइटी जो है 4 वर्णों में डिवाइड थी। अब ये 4 वर्ण मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगेन यहाँ पे बता रहा हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। अब यहाँ पे देखिए कि कहीं भी ये नहीं लिखा कि शूद्र जो है लो लेवल के काम करेगा, यहाँ पे ये लिखा है कि व्यक्ति अपनी काबिलियत के हिसाब से, है ना, नॉट जन्म के हिसाब से, इट्स अकॉर्डिंग टू नॉट बर्थ, नॉट अकॉर्डिंग टू बर्थ, और किसके अकॉर्डिंग हो गया, अकॉर्डिंग टू कर्मा, काम के हिसाब से है, काबिलियत के हिसाब से है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि आप लेबर करने में अच्छे हैं, आप पार्टीसन हैं, आप कारीगर अच्छे हैं, तो आप शूद्र हो जाएंगे, है ना। अगर आप मान लीजिए कि व्यापार में अच्छे हैं तो आप वैश्य हो जाएंगे। अगर आप हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, आप एकदम ज़बरदस्त तलवारबाजी करते हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग क्षत्रिय बनाएंगे, है ना। वो आप मिलिट्री में आना चाह रहे हो, मान लो, है ना, राजा की मिलिट्री में आना चाह रहे हो, अब पूरी की पूरी सोसाइटी को बचाना है, और वो बोले कि नहीं नहीं भैया तुम तो शूद्र हो, तुम जाके अपना बढ़ई का काम करो, तो कितना अजीब सा लगेगा, है ना, नॉनसेंस लगेगी कि नहीं लगेगी। आज मान लो हमारा जो है चाइना के साथ युद्ध हो जाए, पाकिस्तान के युद्ध हो जाए, है ना, और हमारे जो देश के जवान हैं, सपोज कीजिए कि जो एकदम नीचे ज़मीन लेवल पे देखें अगर हम, है ना, तो सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है जो ठेला लगाता है, मान लो, और ठेले लगाने वाले लड़का एकदम हट्टा कट्टा है, बहुत ज़बरदस्त, मान लीजिए कि उसको एकदम अच्छी खासी ट्रेनिंग है ना, वो बंदूक भी चला सकता है, वो सब काम कर सकता है। तो आप मेरे को बताओ कि आज अपना चाइना के साथ युद्ध हो जाए, तो क्या हम ये बोलेंगे कि नहीं भैया ये तो ठेले लगाने वाला है, इसको तो ठेला लगाने के लिए देते हैं, कॉमन सेंस, ऐसा तो नहीं करोगे, है ना। यही बस एक दिक्कत हुई लेटर वैदिक में, वहाँ पे जो है क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय है, बस ऐसा ही चल रहा था। तो इसका जो बाद में जो भ्रम है वो किसने आके तोड़ा, महापद्मानंद ने आके तोड़ा कि आओ हम बताते हैं तुम्हें क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होता है कि नहीं होता। तो महापद्मानंद जो है बाद में जो धनानंद का बाप है, उसने आके भैया सब क्षत्रियों को चैलेंज किया कि अगर किसी में दम है तो महापद्मानंद को हरा के दिखा दे, और कोई नहीं हरा पाया उस टाइम पे, है ना। तो वो जो है उसने एकदम से गेम चेंज कर दी थी आगे, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद जो है आगे बात करते हैं। अच्छा, ये आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या वर्ण व्यवस्था आज की डेट में उचित है, कि रिजर्वेशन जो है क्या वो वर्ण व्यवस्था के आधार पे होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे कि वर्ण व्यवस्था के आधार पे, देखिए दो उस टाइम पे शूद्रों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ लेटर वैदिक काल में, लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति, आप देखो कि जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण समाज से वही एक टीचर बनेगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं, कोई शूद्र भी है तो वो भी टीचिंग कर रहा है ना। सपोज कीजिए एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वहीं पे आप देखिए कि कोई बहुत अमीर फैमिली का लड़का है तो वो भी आर्मी में हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अब जो है पूरे का पूरा एकदम व्यवस्था वैसी ही आ चुकी है जैसी ऋग्वैदिक काल में थी, कि कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत के हिसाब से किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है। आज की व्यवस्था देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे अगर वर्ण व्यवस्था देखा जाए आज की डेट में, तो ये ऋग्वैदिक काल वाली व्यवस्था वापस से आ चुकी है एक तरह से देखा जाए, है ना। तो इसलिए इसमें जो है रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, रिजर्वेशन को अगर आप इकोनॉमिक आधार पर देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई गरीब है जिसको अपलिफ्टमेंट करनी है तो वहाँ पर एक इकोनॉमिक रिजर्वेशन देना बेहद ज़रूरत होता है ना। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, इन डेप्थ कभी जैसे मान लीजिए कोई स्टेट का एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पर अगर बताना चाहे तो इस तरीके से बता सकते हैं पूरे का पूरा, जो मैंने इतनी कहानियां बता दी ये वहां पे आप बता सकते हैं। समझ गए इस चीज को। चलिए
अब यहाँ पे देखते हैं मेजर ऑफिसर्स ऑफ ऋग वैदिक पीरियड जो है वो कौन से हो गए। रिलीजियस ऑफिसर जो है उसको प्रीस्ट या पुरोहित बोल देंगे, स्पॉटर को स्पश बोलेंगे, दुर्गापति को पर्प बोलेंगे, और इसके बाद जो पेस्चर लैंड होती है, जो चारे वाली लैंड होती है, उसको जो संभाल रहा होता है उसको वजापति या व्रजापति भी बोल देते हैं। इसके अलावा जो जुडिशियल ऑफिसर है, कोई भी निशान हमें जुडिशियल ऑफिसर के देखने को नहीं मिलते, यानी कि न्यायिक व्यवस्था जो है उस टाइप की नहीं देखने को मिलती कि कोई अलग से इन्होंने जज बना रखे हैं, मैजिस्ट्रेट बना रखे हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है कि राजा ही सारे के सारे मेटल सल्टाता हो, या राजा के नीचे कोई एक आध व्यक्ति हो जो सारे सल्टा रहा है और बड़े मैटर राजा सल्टा रहा है, लेकिन जो है वैसी न्यायिक व्यवस्था आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मैंने ये सारा बता भी दिया है। कई जगह पे एक लिखा होता है कि 5वीं क्लास भी है जिसको दलित बोलते हैं, जो अनटचेबल्स हैं और वो किसी भी कास्ट में नहीं माने जाते थे, लेकिन अपने को पेपर के अंदर जो है वो शूद्रा तक ही देखना है, ये नीचे वाले को नहीं देखना है। ठीक है दोस्त, चलो इसके बाद देखिए उस टाइम पे मैंने बताया कि लड़ाई झगड़े जो हुआ करते थे वो गाय के लिए हुआ करते थे, जिसको आप बोलते थे गविष्टि, बैटल फॉर काउज या सर्च फॉर काउज भी बोल देते हैं। और जो बैटल है वो 10 राजाओं के बीच में हो रहा था, तो उसको बोलते हैं 10 राजना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर में सवाल आ चुका है कि कितने राजा के बीच में बैटल हुआ एक वैदिक काल में, तो 10 राजाओं के बीच में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें जो है बिटवीन सुदास एंड द 10 किंग्स ऑफ द बैंक्स एट द बैंक्स ऑफ रिवर परुष्णी, तो परुष्णी नदी के किनारे पे ये हुआ है, यानी कि रावी नदी के किनारे पे हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये सब मेंशन कहाँ पे, तो 17th डिवीजन ऑफ ऋग्वेदा में ये सब मेंशन है। डिवीजन भी याद रखनी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, स्टार मार्क दोबारा कर देता हूँ। इसके अलावा देखिए कि अलग अलग टर्म्स जो हैं ऋग्वेद काल में वो आपको याद रखनी है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कपड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक होता है नीवी। नीवी जो है एक तरह से कहें कि अंडर गारमेंट, ठीक है, या फिर इसको मेनली अगर आप बोलेंगे तो अंडर गारमेंट एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अंडर गारमेंट एक तरह से नीचे के कपड़े कह लीजिए जो पहने गए हैं ना, या क्लॉथ्स वॉर्न बिलो दी वेस्ट एक तरह से कह लीजिए। इसके बाद जो वासाज हैं ये क्या है, ये हो गए ऊपर पहनने वाले। ठीक है, ऊपर पहनने वाले का मतलब होता है कि जैसे आपने नीवी पहन लिया और उसके ऊपर एक कोट पहन लिया, तो उसको एक तरह से वास बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद व्यय जो होता है ये किसको बोलते थे, वीवर को बोलते थे। फिर कर्मा जो है वो मेटल वर्कर को बोला जाता था। वेंकट किसको बोला जाता था, मनी लेंडर को। ऐसे ही अरित्री बोला जाता था बॉटमैन को। पुरोहित जो है वो किंग का जो एडवाइजर होता था उसको पुरोहित बोल दिया। सेनानी किसको बोल दिया, आर्मी के हेड को बोल दिया। ये कुछ कुछ सीधी चीज़ें हैं ना। और ये भरत जो है ये मैं बता चुका हूँ, ये दश राजन का जो युद्ध हुआ है इसमें एक क्लैन कौन सी है, भरता क्लैन है, और ये जो है इसी के नाम पे जो है भारत पड़ा है। ठीक है दोस्त, आगे ग्रामीणी किसको बोला जाता है, हेड ऑफ द विलेज को बोला जाता है। महिषी जो है राजा की वाइफ को बोला जाएगा। सूत जो है किसको बोला जाएगा, सूत पुत्र कर्ण से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो घोड़ों का पूरा पालन कर रहा है, घोड़ों को यानी कि रथों का एक तरह से है ना, जो चैरियट आर्मी का जो है व्यक्ति उसको बोला जाएगा सूत। फिर इसके बाद जो है संग्रहिता बोला जाएगा खजाने को या ट्रेजर को। फिर भाग दूध ये टैक्स कलेक्टर होगा। ठीक है, इसके अलावा अक्षवाप जो है वो अकाउंटेंट होगा। और हम भाग जो है, भाग से एक याद रखिएगा कि आगे जब महाजनपद पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टैक्स होता था भाग, तो वहाँ से भी आप समझ जाएंगे कि भाग दूध क्या है। फिर पालागल क्या होता था, ये मैसेंजर बोलते थे। फिर क्षाता जो होता था ये कीपर ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड होता था, कि राजा के घर के जितने भी पूरा का पूरा हाउस है उसके अंदर सब चीज़ें कैसे व्यवस्थित करनी है उसको ध्यान रखना, वो क्षाता हो गया। फिर कुलाला जो हो गया वो पॉटर हो गया, कुम्हार एक तरह से। तक्षण क्या हो गया, कारपेंटर को जो है तक्षण बोला जाता था। इसके अलावा जनास्य, गोपति और गोपा ये होता था राजन, इसको ही प्रोटेक्टर ऑफ काउज भी बोला जाता था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। फिर विजु या विज को क्या बोलते थे, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कमांडेड बाय विश्यापति। ठीक है, उसको जो है विजु बोल देते थे। फिर गण जो हो गया क्या हो गया, असेंबली हो गई। सभा क्या होता है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, ये ध्यान रखिएगा कि जो बुजुर्गों की है उसको सभा बोलेंगे। और समिति क्या है, जहाँ पे आम जनरल असेंबली जो आम लोग के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको बोलेंगे समिति। फिर इसके बाद जो ऋग्वेद है वो संस्कृत भाषा में कंपोज हो रखा है, ये आप ध्यान रखिएगा। और कई लोग को ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा अगर मैं पूछ लूँ तो आप शायद बोलेंगे, वो पेपर में आ रखा था कि क्या संस्कृत भाषा इंडो द्रविडियन है, इंडो तिब्बतन है ना, या फिर इंडो यूरोपियन है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको इंडो तिब्बतन या इंडो द्रविडियन लिख देते हैं, और वो गलत है भाई। तो ये आपको क्लियरली बता दूं कि संस्कृत भाषा जो है वो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का पार्ट। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी है ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत, असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। ये सारी लैंग्वेजेस जो आप देख रहे हैं हिंदी को इंक्लूड करके और संस्कृत को इंक्लूड करके, ये इंडो यूरोपियन है, ये यहाँ की है ही नहीं है। जी हाँ, यही बात तो है खेल।
तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुविधाएं मन में होंगी कि यार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हम हैं कहाँ के, हम भारत के नहीं है तो कहाँ के हैं, पता नहीं भाई कहाँ के हैं, जहाँ के भी हैं ठीक है ना। जो साउथ में होंगे वो खुश होंगे, अरे हम तो यहीं के हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है तो ठीक है भाई, अब क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ के हो कहाँ के नहीं हो। इसीलिए बोलते हैं कि धर्म के बारे में आपको लोग मूर्ख बनाने के लिए बहुत बैठे हैं, तो ज़्यादा ये जो धर्म का ज्ञान पेलते हैं ना, इनके पीछे पीछे लगने की, दुम दबा के हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूर रहो इनसे, है ना। जो जितना धर्म का ज्ञान पेल रहा है आपके सामने, उतना आपको मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, उससे बच के रहो। जितना बच लोगे उतना अच्छा, ठीक है, नहीं तो अपना कटवाने के लिए तैयार रहो, सीधी सी बात है ना। और वो धर्म के नाम पे आपको भड़का के कुछ भी करवा सकता है। अगर आपको लगता है कि कई लोग को लगता है कि हम यहाँ पे मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं ना, उनसे असुरक्षित हैं, कुछ लोगों को लगा, मुसलमानों को लगा हम हिंदुओं से असुरक्षित हैं, लेकिन ये सब भावनाएं क्रिएट की जाती हैं आपके माइंड में, आपको पता नहीं है। लेकिन टॉप लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही चलती हैं, और एक लेवल पे आके आप देखेंगे हर पार्टी, सब राजनेता एक जैसे ही हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, आई थिंक ये हो गया कंप्लीट मुझे लग रहा है। इसके अलावा क्या कुछ बचता है क्या? इसके अलावा एक सेकंड रुकिए, मैं देख लेता हूँ कि कोई टॉपिक अपना मिसिंग ना रह जाए। मेरे को जहाँ तक लग रहा है तो हो गया है। हाँ, एक दिमाग में आ रही चीज़, एक ना किताब है दया भाग, ठीक है। एक तो इस किताब के बारे में ध्यान रखिएगा, दया भाग के बारे में, कि फादर की डेथ के बाद, है ना, जो लीगल हायर है, लीगल हायर सन होगा, उसका बेटा होगा सारी संपत्ति का, ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं कोई टॉपिक देख लेता हूँ कि कोई और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। बाकी तो मैंने लगभग आपको सब चीज़ें करवा ही दी हैं। हाँ, ला 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 ला, ये भी करवा दिया है आपको, ये भी करवा दिया है, सब करवा दिया है, ठीक है। अच्छा हाँ, सरस्वती नदी को ना, सरस्वती नदी का भी एक लिख लेते हैं, सरस्वती नदी का, इसको मातेतामा या देवीतामा भी बोला गया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, मातेतामा या देवीतामा या फिर नदीतामा भी कह सकते हैं, ये लिख देता हूँ मैं कहीं, है ना, या फिर नदीतामा, ठीक है। ये हालांकि पेपर में कभी आया नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से, इसीलिए मैं बिल्कुल एंडिंग में बता रहा हूँ कि एक आध कोई चीज़ जो है, ठीक है, एक और रह गई है, ठीक है। चलिए एक और बता देता हूँ आप लोगों को। 4 आश्रम्स जो हैं, 4 आश्रम्स, ठीक है, इनके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली एक वीडियो में। ये जो हैं, ये जबाला उपनिषद में है, ठीक है। जबाला उपनिषद जो है इनके बारे में बताता है, ठीक है दोस्त। और इसके अलावा जैसे आज की डेट में आप दारू कह लीजिए, है ना, तो ये लोग जो वैदिक लोग हैं उस टाइम पे, मैंने एक सोमरस तो बताई है आपको कि सोम ड्रिंक पीते थे, ड्रिंक है ना, जो ड्रिंक है एक तो हो गई सोम, कुछ ड्रिंक का नाम ये सूरा भी देते थे, ठीक है दोस्त। तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी हैं, नोट डाउन कर लो। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो बताया है, ये बताया है अर्ली वैदिक काल, या फिर कहें कि ऋग वैदिक काल के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी है, ठीक है। और ये एक आध जो चीज़ मेरे को लग रहा था थोड़ा सा पीएससी लेवल की, वो मैंने अलग से नोट करके रखी हुई थी। बहुत चीज़ें मैं नोट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं वो सारी चीज़ें, और जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो भी मैंने मेंशन कर दी है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। ऐसे तो बहुत कुछ है फिर, लेकिन मैंने बहुत सिलेक्टिव चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। आई होप कि आज का आपको सेशन समझ आया होगा। बहुत लंबा सेशन था लेकिन ज़रूरी भी था, और मैंने कोशिश की कि कुछ भी मिस ना हो, है ना। बहुत अपडेशन की है, बहुत मेहनत लगती है, कुछ भी करना इतना आसान नहीं रहता। अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर रहा होता, लेकिन मुझे पता है कि मैंने पिछले 2-3 साल के अंदर जो अपनी ऐसी की तैसी करवाई है, जो मेहनत की है, वो सारी मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। बेशक से ये नई वीडियोस को टाइम तो लगेगा एक एक करके डालने में, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं कोई कचरा दे दूंगा आपको। मैं तुरंत की जगह इनको अच्छा बना के और अच्छे प्रेजेंट करके और ढंग से दूंगा, है ना। आज जैसे आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा चीज़ें समझने में कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, बहुत दिमाग घुमा होगा। अभी आगे और मज़ा आने वाला है लेटर वैदिक काल में, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि एक अच्छा कंटेंट देने में समय लगता है। आप सोचें कि मेरे को तो तुरंत आज ही सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमने VOD 1 आप लोग को दे रखा है। आप लोग VOD 1 पे जाइए, उसको देखिए फिर,
ठीक है, उतना भी कर लेंगे तो पिछली बार तो 18 क्वेश्चन उसी से आए थे, है ना, तो उतना भी कर लेंगे तो उससे भी हो जाएगा ऐसे तो काम। ये जो बना रहे हैं एक मास्टरपीस बना रहे हैं भाई, एकदम डिफरेंट बना रहे हैं, ये एक ऐसी टॉप नॉच चीज़ बना रहे हैं जो तुरंत नहीं बन सकती कि मैं यूं बोल दूं और ये हो गया। समय लगता है अच्छी चीज़ बनने में, और ये एक बार आपने पूरा कर लिया इस कोर्स को, मुझे नहीं लगता आज के बाद कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। ये एकदम टॉप नॉच है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये टॉप नॉच और डिफरेंट लेवल का है, कमेंट करके जरूर बताना नीचे। मैंने कमेंट सारे ऑन कर रखे हैं, मैं खुद पर्सनली पढ़ता हूँ, और बहुत जल्द पीडीएफ्स भी डाल देंगे, पीडीएफ की टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। बहुत जल्द सब कुछ कर लेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।